यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल फॉर पेट के लिए हम लोग ये क्लास शुरू किए हैं और परसेंटेज पर ये क्लास का पहला दिन है। इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और परसेंटेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी जानेंगे। तो आइए हम लोग परसेंटेज के बारे में अपने कंसेप्ट को स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, अंग्रेजी का जो शब्द है पर और एक शब्द इसमें लगा है सेंट। तो पर माने होता है प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है 100। और हिंदी में भी प्रति और हिंदी का शब्द लगा है 100 शत। तो ये जो शत है, शत का मतलब 100 होता है और प्रति का मतलब प्रत्येक। तो ये तो इसके शब्दावली का संधि विच्छेद हो गया, उसको हम लोगों ने जान लिया कि ये शब्द कैसे बना है। अब इसका मतलब क्या है? तो प्रतिशत जो है एक प्रकार का कंपेयर है, कंपैरिजन है, यानी तुलना है। प्रतिशत एक प्रकार की तुलना है। वो कैसे तुलना की कैसे बात? जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे कि 4 में से एक लड़का बीमार है। 4 लड़के हैं, उसमें एक लड़का बीमार है। तो 8 अगर लड़के हैं तो कितने लड़के बीमार होंगे? 2। अगर 16 हैं तो कितने हो जाएंगे? 4। अगर 20 हैं तो कितने हो जाएंगे? 5। अगर हम 100 कह दें तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 25। अब ये 100, 20, 16, 8 ये कैसे आ रहा है? तो आप गौर करिए कि 4 से 8 में भाग दिए हैं तो 2 बार गया है। इसी 4 से 16 में भाग दिए हैं तो 4 बार गया है। इसी 4 से 20 में भाग दिए हैं तो 5 बार गया है। इसी 4 से 100 में भाग दिए हैं तो 25 बार गया है। तो ये तुलनात्मक है। अगर कोई चीज 4 में 1 है तो 8 में कितनी होगी? तो आप कह दिए 2। 16 में कितनी होगी? आपने कह दिया 4। तो इसी तरह से अगर कोई चीज 4 में 1 है तो 100 में कितनी होगी? तो आप कह देंगे 25 होगी। तो इसी को एक अलग संकेत से दिखाना जाने लगेगा कि 100 में 25 है, यानी 25% है, यानी प्रति 100, प्रत्येक 100 पर 25 है। प्रत्येक 100 पर 25 है। तो हम कहें 200 अगर है तो कितना होगा? तो प्रत्येक 100 पर 25 है तो 200 पर आप कह देंगे कि 50 हो जाएगा। 400 पर कह देंगे कि 100 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिशत एक प्रकार की तुलना है, तुलना करने का ढंग है। अगर हम इसे 1000 पर तुलना करें कि भाई ये 4 में अगर 1 है तो 100 में आप कह रहे हैं कि 25 है, और इस 25 को लिखने का तरीका आपने बता दिया कि ये 25 को प्रति 100 लिखने के लिए 1 0 इधर 1 0 इधर बनाते हैं। अगर ये तुलना 100 पर की जाए, 1000 पर किया जाए, तो भाई 1000 में अब कितना होगा? तो 1000 में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 250। अब प्रति 1000 कितना होगा? तो इसको भी लिखने का ढंग है, 2 छोटे छोटे 0 इधर और 1 0 इधर बनता है। तो ये प्रति 1000 इसको कहा जाता है। तो प्रति 1000 उतना प्रचलित नहीं है जितना कि प्रति 100 प्रचलित है। तो प्रति 100 के लिए ये चिन्ह यूज होता है, 1 0 बाएं तरफ, दूसरा 0 दाएं तरफ, यानी इस ऑब्लिक लाइन के दोनों तरफ 1 1 0। ये 100 के लिए यूज है। अगर इसी पर 1000 के लिए यूज करना है तो इधर 2 0 इधर 1 0 हो जाता है। अब जो संकेत यूज आप करते हैं
ये जो प्रतिशत का संकेत है इसका मतलब होता है 1/100। ये अपने दिमाग में बांध लीजिए कि इस प्रतिशत, जहां भी ये प्रतिशत लग गया है उसका मतलब हो जाएगा उसमें 1/100 से गुणा है। जैसे ये 20 और प्रतिशत लग गया तो इसका मतलब है कि 20 गुणे 1/100, या इसी को आप लिख सकते हैं 20/100। अगर ये 4% है, 4 और प्रतिशत शब्द लिखा है तो इसका मतलब हुआ 4 गुणे 100, 1/100 या 4/100 आप लिख सकते हैं। तो ये प्रतिशत का जो चिन्ह है इसका मतलब होता है 1/100। और तरीके से कहा जा सकता है कि प्रतिशत कभी भी रियल वैल्यू नहीं बताता। प्रतिशत वास्तविक मान नहीं बताता है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। मान लीजिए एक आदमी 20 रुपया में एक सामान खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेच देता है। 20 रुपये का सामान खरीदकर 30 रुपये में बेच दिया। आप बता सकते हैं कि उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपये का उसे लाभ हुआ। और एक दूसरा आदमी है, वो 40 रुपये का सामान खरीदता है और 50 रुपये में बेच देता है। तो इसको भी लाभ कितना होगा? इसको भी 10 रुपये का लाभ होगा। तो मैं आपसे ये कहूं कि ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। एक 20 रुपये का सामान खरीदकर 30 रुपये में बेचता है, 10 रुपये का लाभ कमाता है। दूसरा व्यक्ति 40 रुपये का सामान खरीदता है और 50 रुपये में बेचता है, ये भी 10 रुपये का लाभ कमाता है। इन दोनों में होशियार कौन है? इन दोनों में चालाक व्यवसायी कौन है? या दोनों एक बराबर हैं, दोनों एक बराबर लाभ कमाते हैं? आप में से कोई बता सकता है? सर ए। और लोग बताएं। 20 वाला सर। हाँ सर, ए वाला। क्यों? सर वो कम ही पैसा में 10 रुपया कमा ले रहा है। तो अगर वो 40 रुपए लगाएगा तो 20 रुपए का लाभ कमा लेगा। बिल्कुल सही बात है। यहां पर गौर से देखने वाली बात यह है कि 20 रुपया लगा करके 10 रुपये का लाभ कमा रहा है, ये 40 रुपया लगा करके उतना ही लाभ कमा रहा है। इसी बात को प्रतिशत के साथ देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। 20 रुपया इन्वेस्ट करता है और 10 रुपये का लाभ कमाता है, तो 100 रुपया इन्वेस्ट करता तो कितना लाभ कमाता? तो देखिए 20 पाँचे 100 और 10 पाँचे 50, यानी 50 रुपया लाभ कमाता। और इसी को 100 रुपये पर निकाला गया है, 100 से तुलना की गई है, इसलिए इसे 50% कहा जा रहा है, यानी इसका लाभ यहाँ 50%। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो 40 रुपया लगाया है, 10 रुपये का लाभ कमाता है 40 रुपया लगाकर, तो 100 रुपया लगाता तो कितना लाभ कमाता? तो देखिए ये लाभ इसका हो जाएगा 25%। 10 चौके 40 और 25 चौके 100, तो जस्ट डबल का अंतर आ रहा है। तो देखने में तो ये लग रहा है एक सामान्य आदमी को कि दोनों भाई 10 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें प्रतिशत पर ले जाते हैं, एक प्लेटफार्म पर ले जाते हैं, तुरंत आपकी वैल्यू या उनका मतलब बदल जाता है। ए वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा लाभ कमा रहा है। क्यों? क्यों? वो कम ही रुपया इन्वेस्ट करके 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। अगर वो 40 रुपया ही इन्वेस्ट कर दे इसके बराबर, तो इसका लाभ 20 रुपया हो जाएगा, जबकि इसका लाभ 10 रुपया रहेगा। तो ये जो सिचुएशन है कि प्रतिशत क्या कर देता है, एक तरीके का एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां चीजों को तुलना करके बता देता है भाई कौन सा काम करने में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहां पर इस एग्जाम्पल से
प्रतिशत की धारणा बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि वास्तविक मान तो 10-10 रुपया है इनका लाभ कमाने का, लेकिन प्रतिशत में जब आप उसे देख रहे हैं तो बिल्कुल इसका रूप बदल जा रहा है। अब एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत कभी भी वास्तविक मान नहीं बताता है, तो उसके पीछे का और क्या क्या कारण हो सकता है और किस तरह से इसे देख सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझेंगे। मान लीजिए ये एक स्कूल है और आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल में दाखिला लेना है, माने एडमिशन कराना है। एक स्कूल ए है और एक दूसरा स्कूल बी है। ए में जो टोटल स्टूडेंट जो पास हैं वो 100% पास हुए हैं। ये पास हुए हैं 100%। जितना यहाँ लड़के पढ़ते हैं माने सबका सब यहाँ का रिजल्ट हाई स्कूल का रिजल्ट यहाँ 100%। यहाँ हाई स्कूल का रिजल्ट जो है 80%। आपको अपने बच्चे के लिए एडमिशन दिलाना है, तो आप कौन सा स्कूल प्रीफर करेंगे? आप में से कोई बताए किस स्कूल में एडमिशन आप दिलाना चाहेंगे? 80% वाले में। और लोग बताएं। ए में। ए में। और 80% वाले में। क्यों? सर 100% में। क्यों 80% में आप जाएंगे? 100% जहां का रिजल्ट है वहां एडमिशन नहीं कराएंगे? सर जहाँ पे 100% है वहाँ पे हो सकता है केवल एक ही बच्चा हो, और जो जहाँ पे 80% है वहाँ पे कई बच्चे हों, इसलिए सर। तो देखिए ये कोई नहीं कह सकता कि ये परसेंटेज जो बताया जा रहा है ये इसका एक्चुअल मान तो है नहीं। अब स्थिति क्या है कि जहां ये स्कूल ए है, यहाँ एक ही बच्चा था हाई स्कूल में और ये पास हो गया है, और यहाँ पर 400 बच्चे थे और 400 में से 320 पास हैं, यानी इस स्कूल बी में ज्यादा लड़के पढ़ते हैं और उनमें से 80% पास हैं। तो ये स्कूल जाहिर सी बात है कि इसमें पढ़ाई ठीक ठाक होती होगी, यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा है, जबकि ये स्कूल कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, किसी ने गलती से एक एडमिशन करा लिया है और वो संयोग से पास हो गया है। तो ये प्रतिशत देख करके हम अपनी धारणा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि प्रतिशत जो है कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं देता है। जैसे अभी आपसे कहे कि भारत में या हमने उत्तर प्रदेश में 90% लोगों की जीवन स्तर को सुधार दिया। अब 90% कहने में लगेगा कि यार तो बहुत लोगों का जीवन स्तर सुधर गया है, लेकिन वास्तविक मान जब जाएंगे, वास्तविक स्थिति पर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जीवन की स्थिति क्या है, जीवन के स्तर की स्थिति क्या है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि परसेंटेज कभी भी वास्तविक वैल्यू नहीं बताता है। अब परसेंटेज का एक पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बिंदु क्या है? पॉजिटिव माने इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है? तो पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि मान लीजिए कि दो तरीके का बोर्ड है, एक यूपी बोर्ड है और एक सीबीएसई बोर्ड है। अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल के रिजल्ट की बात करनी है। यूपी बोर्ड में एक लड़के ने 480 नंबर पाया है और सीबीएसई बोर्ड वाला भी 480 नंबर पाया है। दो लड़के हैं, एक लड़का सीबीएसई बोर्ड का है और एक लड़का यूपी बोर्ड का है। दोनों के जो मार्क्स हैं वो 480 बराबर हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों लड़कों में बेहतर लड़का कौन है? सीबीएसई वाला। सर यूपी बोर्ड वाला। कैसे? सर सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया में होगा और यूपी बोर्ड केवल यूपी में होगा, इसलिए वो बेहतर होगा जो ऑल इंडिया में होगा।
सर सीबीएसई बोर्ड में पूर्णांक 500 होता है और यूपी हाँ, बोर्ड में 600 होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये हटाइए। किसी बच्चे ने ये कहा कि भाई सीबीएसई बोर्ड में जो परीक्षा होती है वो मान लीजिए कि हम सीबीएसई बोर्ड की कह देंगे कि यहाँ पर ये 800 में 480 पाया है और ये 600 में 480 पाया है। तो जब तक टोटल मार्क्स न पता रहे, केवल उसे ये पता रहे कि उस लड़के ने इतना मार्क्स पाया है और सीबीएसई बोर्ड वाला भी 480 पाया है, जब तक आपको ये टोटल मार्क्स नहीं पता रहेगा कि भाई कितने में 480 पाया है, तो केवल उन लोगों के मार्क्स देख करके आप नहीं अनुमान लगा सकते कि कौन लड़का पढ़ने में बेहतर है। अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो 600 में 480 जो लड़का पाया है उसका परसेंटेज 80% है, यानी वो 80% मार्क्स स्कोर किया है, और जो 800 में 480 नंबर पाया है वो 60% मार्क्स स्कोर किया है। तब आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन लड़का बेहतर है। तो यहाँ पर परसेंटेज का यूपी बोर्ड वाला लड़का बेहतर होगा क्योंकि उसने 80% मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज के रूप में ही देखा जाता है, यहाँ पर मार्क्स के रूप में नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज देखने पर ही सही और बुरे का पहचान होगा, यानी कौन तेज है और कौन तेज नहीं है इसकी पहचान यहाँ प्रतिशत देखने पर ही होगी। जब उनके बोर्ड के टोटल मार्क्स अलग अलग हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर जब लाया जाएगा, एक स्केल पर जब लाया जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना स्कोरिंग किया है। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड का लड़का जो है सीबीएसई बोर्ड से बेहतर हो गया, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 800 में से 480 पाया, जबकि यूपी बोर्ड में 600 में से 480 पाया। तो आप मार्क्स केवल देख करके उनको अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन लड़का बेस्ट है और कौन लड़का बेस्ट नहीं है। तो ये तो रहा हम लोगों के लिए परसेंटेज के कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए कि परसेंटेज किस रूप में हम देखते हैं, कहां पर इसका नुकसान है और कहां पर इसका फायदा है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन। रूपांतरण। तो संख्याओं को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, या तो पूर्ण संख्या के रूप में देखते हैं, भिन्न में देखते हैं और दशमलव में देखते हैं। संख्याओं को इसी तरह से हम लोग देखते हैं। कुछ संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 12 लिखा है तो ये पूर्ण संख्या है। कुछ भिन्न में होती है जैसे 3/4, कुछ दशमलव में जैसे 2/5। तो संख्याओं को हम लोग इसी रूप में देखते हैं। तो जो प्रतिशत है उसको भी हम लोग इन तीनों रूपों में देखेंगे। किस रूप में उसी चीज को क्या कहा जाएगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए 100% को हम 1 कहते हैं। 100% को 1, ये पूर्ण संख्या है। इसको भिन्न में 1/1 कहेंगे और दशमलव में 1.0 कहेंगे। 50% को भिन्न में 1/2 कहेंगे, 1/2 और दशमलव में इसे कहेंगे 0.5। 25% को भिन्न में 1/4 कहेंगे और दशमलव में 0.25 कहेंगे। 25 का आधा 12.5% को भिन्न में 1/8 कहेंगे, इसका आधा हो जाएगा, और दशमलव में इसे कहेंगे 0.125।
इसी तरह से मान लीजिए 15% दिया है, तो 15% को भिन्न में क्या कहेंगे? ये 15/100 होता है, और इसको जब काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 से और 20 बचे 100, और इसको दशमलव में क्या कहेंगे? 3 में 20 का भाग दे दें। 1 को 100% कहा जा रहा है, तो 2 को क्या कहा जाएगा? 200%। 3 को क्या कहा जाएगा? 300%। इसी तरह से मैं कहूं कि 30 को क्या कहा जाएगा, तो 30 गुणे 100 बराबर 3000%। तो 30 को प्रतिशत में अगर व्यक्त करना है कि 30 को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे, तो 30 को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो 3000% होगा। 1 को 100% कहते हैं, 2 को 200%, 3 को 300%, तो 30 को 3000% कहेंगे। अगर 100 को कहना है कि 100 को कितना प्रतिशत कहेंगे, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10,000%। तो 100 जो है, 100 को अगर प्रतिशत में बताना है कि 100 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 100 जो है 10,000% के बराबर है। 30 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो आपका उत्तर होगा कि 30 3000% के बराबर। कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन है जो आपको ध्यान में रखना होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं। 6 सही 1/4% को भिन्न में 1/16 कहेंगे। 12 सही 1/2% को भिन्न में 1/8 कहेंगे। 37 सही 1/2% को भिन्न में 3/8 कहेंगे। 8 सही 1/3% को भिन्न में 1/12 कहेंगे। 16 सही 2/3% को भिन्न में 1/6 कहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर यूज होगा। इसी तरह से 33 सही 1/3% को भिन्न में 1/3 कहेंगे। 66 सही 2/3% को 2/3 कहेंगे। 133 सही 1/3% को, इसमें 100 लगा दी, 4/3 कहेंगे। 62 सही 1/2% को 5/8 कहेंगे भिन्न में। ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। 14 सही 2/7% को भिन्न में 1/7 कहेंगे। 11 सही 1/9% को 1/9 कहेंगे। और 9 सही 1/11% को 1/11 कहेंगे। और 150% को 3/2 कहेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन हैं जो अक्सर यूज होंगे, और इनका मान अगर आपको ये भिन्न में याद है तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज जब इसे आप सॉल्व करने लगेंगे परसेंटेज वैसे देख करके, तो ये काफी टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ध्यान में रखिए कि इनको मोस्टली इनमें से चीजें आपको याद रखनी चाहिए। सर ये आया कैसे, एक बार बता दीजिए। क्या चीज आया है? जैसे सर 6 सही 1/4
परसेंट जैसे 1/16 होता है, तो 6 से ये 1/4 1/16 कैसे को आया है? 6 से 1/4 को 25/4 लिखोगी। 25/4%। प्रतिशत जब शब्द लगा है तो मैंने क्या कहा कि प्रतिशत के चिन्ह की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। 1/100 लिख दिया। इस 25 से इस 100 को काट दिया 4 बार में, तो ये कितना हो गया, 1/16। वही चीज यहाँ पर लिखी है। तो सबको इसी तरह से कैलकुलेट करके उसके भिन्न में वैल्यू लिखी गई है, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में आपको ये इतना पोर्शन कैलकुलेट ना करना पड़े। उसकी जगह पर आप 6 से ही 1/4% की जगह पर आप 1/16 लिख सकें। Yes. जैसे हम ये कहें कि 32 का 6 से ही 1/4% कितना होगा, ये मैं आपसे पूछ दूं। 32 का 6 से ही 1/4% कितना होगा, तब तो इसको देख करके आप डर जाएंगे। और अगर आपको ये पता चलेगा कि ये भिन्न होता है तो 32 गुणे 1/16 लिख देंगे और 16 से 2 बार में कट गया। तो 32 का 6 से 1/4 2 होगा। तो इस भिन्न का यूज करने से अब क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया। अदरवाइज 32 का 6 से 1/4% आप निकालते ही रह जाते। अगर मैं कहूं कि 49 का 14 से ही 2/7% कितना होगा, तब तो आप परेशान हो जाएंगे। 14 से ही 2/7, और आपको पता है कि 14 से ही 2/7 को 1/7 कहते हैं। तो आपने 7 से भाग दे दिया, 7 से 49, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो ये भिन्न में बदलने पर कैलकुलेशन कितना इजी हो जा रहा है, आप 2 एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। क्लियर है? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट? देखिए, मैं आपको इस क्लास में जो बता रहा हूं, अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, मैं ये दावा करता हूं। इतना बेसिक से इतना क्लियर कट कोई भी अध्यापक अब तक आपको परसेंटेज के बारे में नहीं बताया होगा। Yes, sir. ये मैं आपको बता करके बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। अब देखिए, अगली बात हम करेंगे परसेंटेज की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज की जो सबसे पहली विशेषता है, और वो बहुत ही शानदार विशेषता है, वो ये कहती है कि अगर x का y% बराबर है y का x% के, ये दोनों चीजें एक बराबर हैं। x का y% बराबर है y का x%। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, x गुणे y/100 लिखते हैं। अब इस 100 को x के साथ लिखिए, x/100 इंटू y। तो जिसके नीचे ये 100 है वो तो परसेंटेज लग गया, और यहां पर y है, तो अब आप लिख सकते हैं y का x%। ये प्रूफ हो गया आराम से। अब इसका यूज कहाँ है? अब आप सोचेंगे कि भाई इसको कहने के या इसका करने का मतलब क्या है। इसका यूज जब देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इतनी छोटी सी विशेषता का यूज करने से कितनी बड़ी समस्या हल हो जाती है। अब मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल से, देखिए 25 का 16% कितना होगा? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि इतना जल्दी इसका उत्तर आप नहीं बताएंगे। 25 का 16%, का उलट दीजिए ना, आप कहिए कि 16 का 25%। तो 16 का 25% का मतलब होता है 1/4। ये कितना आ गया? 4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो जो क्वेश्चन इस रूप में कठिन लग रहा था, आपने सिर्फ बदल दिया मामला। तो इस प्रॉपर्टीज के कारण दिया, और जैसे ये प्रॉपर्टीज के कारण आपने बदल दिया, इसका काम बहुत आसान हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती? दूसरी प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो हम लोग देखते हैं। ये क्या चीज होता है? प्रोडक्ट माने होता है
जब दो चीजें गुणा की जाती हैं तो गुणनफल। अब ये कहां कहां लागू होता है? अगर कोई राशि P है और ये दो राशियों पर डिपेंड करती है, A और B के गुणनफल, A और B के गुणनफल पर ये राशि P डिपेंड करती है। इस तरह की राशियां कौन कौन है जहां पर आपसे मुलाकात होगी? तो देखिए, एक है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो P बराबर A इंटू B, ये दो राशियां हैं A और B, जो इनके प्रोडक्ट P पर डिपेंड, P के बराबर है, यानी P प्रोडक्ट है इन दो राशियों के गुणनफल। उसका एक एग्जांपल आपने यहां देखा कि डिस्टेंस को अगर D माने, स्पीड को S माने और टाइम को T माने, तो D बराबर S इंटू T। ये पहली। दूसरी सिचुएशन कहां होती? जो खर्च है, यानी जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर माने खर्च होता है। खर्च किन बातों पर डिपेंड रहता है? कि जो चीज आप खरीदते हैं और उसका मूल्य क्या है, यानी कंजम्पशन। इंटू प्राइस। कितना आपने कंजम्पशन किया, कंज्यूम किया, और उसका प्राइस क्या था। तो ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च पर डिपेंड करता है। यहां भी ये देखिए, ये खर्च जो है दो चीजों पर डिपेंड हो गया। तीसरी चीज होता है कार्य, यानी वर्क डन। ये किन बातों पर डिपेंड करता है? ये मैन और डेज पर डिपेंड करता है, यानी आदमी की संख्या और दिनों की संख्या। वर्क डन डिपेंड करता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया। ये कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ढेरों सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे गणित में, जहां पर ये वाली कंडीशन होगी कि एक राशि दो राशियों के गुणनफल पर डिपेंड करती है। अब प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने P बराबर A इंटू B लिख दिया है। अब ये एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। हम ये कह देंगे कि P को हमने 60 मान लिया, P को 60 मान लिया, तो A को 30 करें मान लें, तो B को 2 लेना पड़ेगा। अब हम ये जो P है ये वर्क डन मान लिए, ये P जो है वर्क डन है, और 30 जो है ये मेन है, और 2 जो है ये दिन है। तो 60 खिलौने 30 आदमी 2 दिन में बना लेते हैं। 60 खिलौने ये वर्क है यानी कार्य है, 30 आदमी 2 दिन में बना लेते हैं। अब हमको एक ही दिन में बनवाना है कितना? ये 60 खिलौने। तो हमको आदमी की संख्या 2 गुनी करेंगे तो खिलौना एक दिन में ही 60 बन जाएगा। तो अब आप देखिए, यहां पर आदमी की संख्या हमने 60 कर दिया, यानी 30 बढ़ा दिया। तो यहां पर एम में कितने की वृद्धि हो गई? 100% की एम में वृद्धि हो गई। एम माने जो मनुष्य काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, 30 थे और 30 थे और बढ़ा दिया गया। 30 पहले थे और 30 हमने और बढ़ा दिया, तो ये 100% हो गया, यानी अब ये 60 हो गया। तो पूरा का पूरा 30% की बढ़ोतरी कर दी। अगर 15 बढ़ाते तो 50% की बढ़ोतरी होती, अगर 3 बढ़ाते तो 10% की बढ़ोतरी होती। तो हमने पूरा का पूरा 30 बढ़ा दिया, यानी 100% की बढ़ोतरी कर दिया। तो दिन की संख्या में कितने की कमी हो गई? तो दिन पहले 2 था, अब 1 हो गया, यानी दिन में 50% की कमी हो गई। तो जब ये 100% एम बढ़ा तो डी जो है 50% कम हो गया।
ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो है। अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हैं, सेम रखते हैं, तो यहां पर जो दो चीजें हैं, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो हमने मजदूर को 100% बढ़ाया तो दिन की संख्या 50% कम हो गई, यानी मजदूर की संख्या 100% बढ़ी तो दिनों की संख्या 50% कम हो गई। तो 100% को अगर हम 1/1 लिखें भिन्न में, तो अब दिनों की संख्या बतानी है कि कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये जो अंश है इसके हर में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दिन यहां कम होगा तो कोई भिन्न, जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो इस भिन्न की वैल्यू 0.5 है। हम इसकी वैल्यू को कम करना चाहते हैं, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, इसके हर को बढ़ा देंगे। जैसे हमने हर को 2 गुना कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू 0.25 हो गई, यानी इसकी वैल्यू घट गई। जब किसी भिन्न के डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। यही चीज यहां पर करना है कि कितना बढ़ा दें, तो इसके अंश में जो चीज है उतना जोड़कर बढ़ा देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे कि अगर मजदूरों की संख्या में 100% की बढ़ोतरी हो रही है तो दिनों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कमी होने के लिए इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो कितनी कम होनी चाहिए, तो इसके डिनोमिनेटर में इसका न्यूमरेटर जोड़ देंगे, यानी अब ये 1/2 हो जाएगी। इसका पहले हर 1 था, इसमें अंश को जोड़ दिए तो 2 हो गया, यानी 1/2 हो गया। भिन्न जो 1/1 था 1/2 हो गया। 1/1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%। तो यहां पर ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो ये बताता है कि अगर आप प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखते हैं तो ए और बी जो दो राशियां हैं, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ये आपको समझना है। अब इस बात को समझने के लिए हम एक टेबल बना लें। चेंज इन ए यहां पर लिखें, चेंज इन बी और चेंज इन पी। तो ए में अगर 100% की बढ़ोतरी होगी तो बी में 50% की कमी होगी, और यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, 0% होगा। पहली स्थिति। अगर हम ये कहें कि चेंज में 50% की बढ़ोतरी हो रही है ए में, तो बी कितना कम होगा, तो बी में 33.3% की कमी हो जाएगी, और यहां पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसे कांस्टेंट रखना है। तीसरी स्थिति में आपको बता रहा हूं, अगर ए में 25% की बढ़ोतरी किया जाए तो बी में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, तो बी में 20% की कमी हो जाएगी, जब यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ए में 20% की बढ़ोतरी हो तो बी में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो 16.66% की कमी होगी, जब यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर ए में 10% की बढ़ोतरी हो तो बी में 9.09% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी चीज को 100% का मतलब 1/1 भिन्न में 50%। अब इसको बताना है कि ये भिन्न में कितना होगा, तो इसके हर में इसका अंश जोड़ देंगे, तो यानी 1/2 की कमी हो गई। अब ये 50% का मतलब 1/2 हुआ, इसके हर में इसका अंश जोड़ देंगे तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। 1/3 को ही 33.33% लिखा है, ये भिन्न में मैं मान लिख रहा हूं। 25% का मतलब होता है 1/4, और इसके अंश को इस हर में जोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा 1/5, और 1/5 को ही 20% कहते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5,
और इसके हर में इसका अंश जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/6। 1/6 को ही आप 16.66% लिख रहे हैं। और 10% का मतलब होता है 1/10, और जब इसके हर में अंश जोड़ देंगे तो ये 1/11 हो जाएगा, जिसका दशमलव में आपने मान रख लिया। ये तो इस चेंजिंग को हम लोग रेशियो में यानी भिन्न में और परसेंटेज दोनों में देख लिए। अब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसी का बहुत यूज होगा, तो हम उसको वहां निकालने के बजाय अगर ये कुछ चेंजेज को हम लोग याद रखें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन इस पर बेस्ड कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने इस कन्वर्जन को, इस चेंज को किस तरह से देखा था, कैसे कर लिया था। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। 50% का जैसे 33.33% निकाले, वो कैसे आया बता दीजिए। 50% का जब ये करोगी तो ये भिन्न में 1/2 आ गया। अब इस 2 में इसका अंश जोड़ दो तो 1/3 है, इसको परसेंटेज में बनाओ या इसमें भाग दो लोगी तो दशमलव में ये आएगा। यहाँ पर 100 से गुणा कर दोगी तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा ना। ठीक। तो 100 में 3 से भाग दोगी तो 33 ये आएगा। यहाँ पर आप इसे 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा सब। ये 100 से गुणा करने के बाद यही आएगा। इसकी अगली विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे नंबर की विशेषता। 2 विशेषताएं आपने देखा। x को n% बढ़ाने पर मान x गुणे 100 प्लस n% के बराबर होता है। ये इसके बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये 500 रुपया है, इसको मैं कहूं कि 500 में 10% की बढ़ोतरी हुई, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 500 का 110% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 550 आ गया। एक और तरीका है, जितने की बढ़ोतरी होती है वो 1.10% है तो 1.10 लिख देंगे। अब ये 1.10 हो गया यानी 11 हो गया। 11 में 500 का भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 और दशमलव का 1 अंक लगा देंगे तो 550 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप चीजों को लिख सकते हैं। तो बढ़ोतरी जब होगी तो उसमें 100 में जोड़ करके उतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, और जब यही चीज घटेगी दूसरी स्थिति में x को n% घटाया गया, घटाने पर मान x गुणे 100 माइनस n% के बराबर होता। अब इसका क्या मतलब, जैसे ये 500 है, हम कहें कि 500 में 20% कम कर दिया गया, यानी 100 में से 20 निकाल दिया गया, तो अब ये 500 का 80% हुआ। 20 कम कर दिया आपने, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 × 5 = 40, कितना हो गया? तो 500 में 500 का 20% अगर आप कम कर देंगे तो 400 रुपया हो जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि 500 रुपये का सामान है, 20% की हम छूट देते हैं, तो वो सामान आपको 400 रुपये में पड़ेगा। चौथी इसकी विशेषता है कि प्रतिशत एक समान राशियों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि जैसे यानी इकाई सेम हो,
जैसे 20 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है? देखिए यहां पर दो तरह की इकाई हो गई। यहां पर इकाई पैसा आ गया और ये रुपया है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो या तो हम पैसे को रुपया में बदल लें या रुपये को पैसा में बदलें। तो ये रुपया 2 रुपया है, इसको पैसा में बदलेंगे तो 200 पैसा हो जाएगा और ये 20 पैसा है। अब दोनों जो है एक समान इकाई में हो गई। अब 20 पैसा 200 का कितना प्रतिशत है? तो जो का होता है वो नीचे होता है, 200 का, तो का जिसके साथ लगा रहेगा वो नीचे रहेगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये 100 से 2 बार में कट जाएगा और ये 10, तो 20 पैसा 2 रुपए का 10%। यदि x का y प्रतिशत बराबर z है, x का y प्रतिशत बराबर z है, तो यहां से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, z x का कितना प्रतिशत है? z x का कितना प्रतिशत? तो आपको प्रतिशत निकालना है, तो y% बराबर z/x होगा। तो y बराबर, ये जो परसेंट का चिन्ह है नीचे 1/100 आ गया, तो y बराबर z/x इंटू 100 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। किस राशि का, किस संख्या का y% z के बराबर है? तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या हो गया? z/y का परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा? z/y इंटू 100। तो x की वैल्यू हो गई z/y इंटू 100। तो अगर हम एग्जाम्पल यहां पर ले लें, 60 का 20% कितना होगा? 60 का 20% 12 होगा। तो हम ये कहें कि 12 60 का कितना प्रतिशत है? 12 60 का कितना प्रतिशत है? तो y की वैल्यू निकालनी है। तो z का मान यहां पर 12 है, x 60 दिया है और ये 100 है। तो आप देखिए इससे एक 0 काट दीजिए और 6 दूना 12 हो गया और ये आ गया 20। तो यहां से 3 तरह के प्रश्न बनेंगे और तीनों प्रश्नों को इस तरह से पूछा जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो पूछा जाएगा कि x का y% कितना होगा। दूसरा पूछा गया है कि z x का कितना प्रतिशत है। तीसरा प्रश्न होगा कि किस संख्या का y प्रतिशत z के बराबर है। तो ये तीनों प्रश्न इस तरह से फ्रेम करके आपसे पूछे जाते हैं। अभी हम लोगों ने किया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो 50% दिया है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/2। 12% दिया है, इसको भिन्न में बदलना है तो 12/100। 4 × 12 और 25 × 100। 15% दिया है, भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 15/100। 5 × 15 और 20/5 100, 3/20। तो ये भिन्न में बदल गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब आपको कोई भी भिन्न दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 2/5 दिया, एक भिन्न है,
प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए 20 से कट जाएगा और 20 दूनी 40% हो गया। अगर मान लीजिए कोई भिन्न दिया है 1/4, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 25%। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। दशमलव को प्रतिशत में बदलने का मतलब 1 को 1/10 कहेंगे और 1/10 ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10%। मान लीजिए 0.25 है, इसको हम लोगों ने भिन्न में बदल लिया, तो ये 25/100 हो गया। इसी को 1/4 कह रहे हैं और इसी को 25% कह रहे हैं। 0.002 को प्रतिशत में बदलिए तो 2 देखिए 1000 हो जाएगा और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 2/1000 में 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो कट गया, 0.2% आ गया। तो इस तरह से हम लोग भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को दशमलव में, एक दूसरे में कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। अब इस पर कुछ छोटे छोटे मैं एक आध सवाल आपको देता हूं, आप करके बताइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 12 सही 1/2, 5 सही 1/2 का कितना प्रतिशत है? ये करके बताइए। 12 सही 1/2, 5 सही 1/2 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो का के साथ लगा रहता है, का, तो का हरदम नीचे आता है। 5 सही 1/2 नीचे रहेगा, 12 सही 1/2 ऊपर रहेगा, ये एक भिन्न हो गया। तो इस भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखिए 12 दूनी 24, 1 25/2, ये 2 नीचे आ गया। फिर गुण यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 11/2, तो 11 यहाँ और 2 ऊपर हो गया। और फिर 100 से गुणा है, ये 2 से कट गया, ये 2500/11 आ गया। और 2500 में 11 का भाग देंगे तो 227 सही 3/11% आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल करिए, दूसरा क्वेश्चन। 8% 16 का कितना प्रतिशत? 8% 16 का कितना प्रतिशत है? मैंने आपको बताया, जहां पर का है, का नीचे रहेगा यानी 16 नीचे रहेगा, 8% ऊपर रहेगा और 100 से गुणा होगा। 8% का मतलब 8/100 और नीचे 16 पहले से है और ऊपर ये 100 है, तो ये 100 कट गया, ये 1/2 हुआ। और 1/2 को ये परसेंटेज में लिखेंगे तो 0.5% है। तो 8% 16 का कितना प्रतिशत है? तो 8% 16 का 0.5% है। 16 का 16% कितना होगा? देखिए 16 गुणे 16/100 होता है प्रतिशत के लिए, तो 16 सर 256 होता है बटा 100, ये कितना होगा? 2.56। 16 का 16%, ये परसेंटेज नहीं रहेगा। 80% के 40% का 20% कितना होगा? 80% के 40% का 20% कितना होगा? तो जैसे जैसे कह रहा 80% यानी 80/100,
का 40 के शब्द लगा है यानी गुणा 40% इसका आपने निकाल लिया, फिर गुणा का 20% यानी 20/100 कितना होगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 1 0 2 0 से ये 2 0 कट गया, 20 × 5 100 हो गया। ये 4 से 25 बार में कट गया, ये आ गया 8/125 और 8/125 में जब भाग देंगे तो ये आएगा 0.464। इसकी वैल्यू ये आ गई। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 0.008 को प्रतिशत में बदलें। तो 0.008 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा। सिंपल सा है, देखिए 0.008 × 100% लिख दीजिए। इस 100 का गुणा यहां करेंगे तो 2 अंक घट जाएगा, ये 0.8% आ गया। 0.008 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 0.8% आ गया। तो आज का हम लोगों की जो क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और परसेंटेज की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी। मेरे ख्याल से ये सबसे डिटेल और सबसे बेसिक लेवल का परसेंटेज समझाने का तरीका था मेरा। ये तरीका आपको कैसा लगा जरूर आप बताइएगा अपने कमेंट में। आपने इस क्लास में बने रहे शांतिपूर्वक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।